मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व को जिस चीज का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। आखिर अंततः रूस के वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उसने उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं। युद्ध विराम किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ, जो आज लगभग 2.5-3 सालों से लगातार युद्ध के जंजीर में दोनों देश जकड़े हुए थे, और इनकी वजह से पूरा विश्व परेशान था। पूरा यूरोप, अमेरिका, एशिया समेत अन्य देश भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। और आज वो घड़ी आ गई जब इन्होंने बोल दिया कि मैं युद्ध विराम करने जा रहा हूँ। कब? ईस्टर के महापर्व पर। जो ईस्टर का पर्व हमारे क्रिश्चियनिटीज और क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, मानते हैं, उस पर्व यानी आज के दिन 20 अप्रैल को सब दुनिया ईस्टर मना रहा है। इसी समय व्लादिमीर पुतिन का घोषणा हुआ है कि मैं इस युद्ध का विराम दे रहा हूँ। अब आखिर समझेंगे कि आखिर जो युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और आखिर क्या कारण था कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध की शुरुआत की थी। इस सारी बातों को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस मुद्दा को हम नहीं समझेंगे तो हमें यूक्रेन और रूस का जो युद्ध समझ नहीं आएगा। आखिर मैटर क्या था? देखिए, सब चीज, हर चीज का एक इतिहास होता है। बिना इतिहास के कोई लड़ाई नहीं होती। और लड़ाई का शुरुआत होता है एक देश से जिसका नाम है यूक्रेन। और यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्रीमिया। एक क्रीमिया छोटा सा पार्ट है यूक्रेन का उसी से मतलब युद्ध की स्थितियां बनती है। देखिए, ये वाला हो गया रसिया, काफी लंबा पार्ट है। विश्व का सबसे, भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और यहाँ पे हो गया यूक्रेन, इसके जस्ट पड़ोसी पड़ोसी देश है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया तुर्की, ये हो गया देखिए यूक्रेन, जो देख रहे हैं ना पार्ट यूक्रेन का, इसको कहते हैं हम यूक्रेन। और इस यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, छोटा सा पार्ट था, जो ब्लैक सी में एक पार्ट है क्रीमिया। इस क्रीमिया को यूक्रेन 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का भाग था। आखिर मैं एक थोड़ा सा बड़ा मैप से दिखाता हूँ, छोटा मैप आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये हो गया रूस और यहाँ पे हो गया यूक्रेन। ये रूस, यूक्रेन, ये वाला हो गया क्रीमिया का पार्ट। इस क्रीमिया पार्ट को रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया। आखिर रूस क्यों कब्जा कर लिया इस क्रीमिया पार्ट को? देखिए, बात को समझिए। बात, हर एक चीज की एक कहानी होती है, हर चीज में एक पेचीदा मामला होता है। रूस का जो भूभाग है, जो रूस का बहुत विशाल भूभाग है, जो मैं आप इस मैप में दिखा रहा हूँ। लेकिन इतना भूभाग, इस रूस का इतना भूभाग पूरा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि इतना यहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है कि यहाँ के भूभाग में जाना ही मुश्किल रहता है। यहाँ पे सागर से कनेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से, इसी वजह से यहाँ के जो विभाग है, इस वजह से यहाँ पे रूस कुछ कर नहीं पाता। यहाँ की अगर इसको सागर से कनेक्ट करना है, मतलब कोई भी देश चाहता है कि मेरा जो लैंड लॉक है वो मैं अपने लैंड से बाहर निकलूं और पूरा विश्व का मैं फ्लोर करूं और अपने बाउंड्री से बाहर निकलूं। देखिए, यहाँ भी हो गया सागर, यहाँ भी हो गया सागर। लेकिन रूस की स्थितियां इतना खराब, इस भूभाग में स्थितियां काफी डाउन है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे इतना बर्फ गिरा रहता है कि विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा और बर्फीला इलाका साइबेरियन जो यहाँ पे पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, वो रूस में ही है। इसकी वजह से रूस का ये जो भूभाग है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब बचा रूस का ये वाला भूभाग, इसको कहते हैं ये वाला जो भूभाग है, इसको एशिया का भूभाग, क्योंकि ये रूस है ना यूरेशियन कंट्री है, क्योंकि इसका आधा भाग एशिया में है, आधा भाग यूरोप में है। इसको यूरेशियन कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो भूभाग हो गया एशिया का हो गया, जो पूरा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन जो ये वाला भूभाग है, रूस का जो ये वाला भूभाग है, इसको हम, ये यूरोप से जुड़ा हुआ है भूभाग। ये वाला भूभाग इस काफी लैंड लॉक है, हर जगह देश मिलेगा, हर जगह। देखिए, यहाँ भी आइएगा तो फिर लैंड लॉक है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? तो इसका एक ही मार्ग है, ये वाला है ब्लैक सागर। ब्लैक सागर से होते हुए यहाँ से भूमध्य सागर में आता है, और भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ प्रशांत महासागर, या इसको कैनाल पकड़ के स्वेज नहर के माध्यम से, रेड सी के माध्यम से ये इंडियन ओशियन में आता है और पूरा विश्व में व्यापार करता है। लेकिन जैसे ही इस भूभाग का, ये वाला जो भूभाग है रूस का, जैसे ही यूक्रेन ने घोषित किया कि मैं नाटो का मेंबर बनना चाहता हूँ, यूक्रेन ने कहा कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया गया नाटो, एक नाटो संगठन है, इसको कहते हैं नाटो। जब यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो का मेंबर बनना चाहता हूं, तो फिर रूस को लगा कि आखिर जब यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा तो जो ये भाग लेकर बैठा है, इस पे नाटो का कंट्रोल हो जाएगा, और नाटो के कंट्रोल होने के साथ इस पे मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मैं फिर लैंड लॉक हो जाऊंगा। क्योंकि
ये वाला जो भूभाग ब्लैक सी है, तो ब्लैक सागर पर इसको कंट्रोल चाहिए, अगर ब्लैक सागर पर इसको प्रभुत्व चाहिए, क्योंकि इस यही एक ब्लैक सागर है, अगर इस पे कंट्रोल खो दिया, अगर रूस का ब्लैक सागर पे इसका कंट्रोल नहीं रहा, तो पूरा विश्व में इसको अपना व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पैक हो जाएगा। यहाँ पर तुर्की है, इसी कारण से इस पर वर्चस्व बनाने रखने के लिए इसने यूक्रेन से मना किया, तुम ऐसा मत करो, लेकिन यूक्रेन मानने वाला नहीं है। इसके खिलाफ उस टाइम 2014 की बात है, इसने कहा, रूस ने कहा कि ठीक है, अखंड रूस की बात करता हूँ, जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, उसमें हम लोग बांग्लादेश, उसमें हम लोग पाकिस्तान, उसमें अफगानिस्तान, उसमें हम लोग आखिर बहुत सारे छोटे मोटे देश हैं जो अखंड भारत के हिस्सा थे, यहाँ तक नेपाल भी हमारा ही भाग था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब रूस अखंड भारत की बात करता है, 1991 जो रूस जब सोवियत रूस का विघटन हुआ 1991 में, उससे पहले की बात करता है, तो कहता है कि तुम मेरा ही भाग था। अगर तुम मेरा ही भाग था, तो इस टाइम तुम मेरे लिए खतरा कैसे बन सकता है। इसने कहा कि अगर क्रीमिया तुम्हारा भाग है, लेकिन यहाँ पे मैं रेफरेंडम कराऊंगा, जनता से, सार्वजनिक जनता से मैं पूछूंगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, जबरन। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, लेकिन क्रीमिया यूक्रेन देना नहीं चाहता था। रूस ने कहा कि मैं यहाँ पर रेफरेंडम कराऊंगा, और रेफरेंडम कराकर मैं लोगों से पूछूंगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। यहाँ पर जब 2014 में जब रेफरेंडम हुआ, तो यहाँ पर लगभग 90% लोगों ने कहा कि मैं रूस के साथ रहना चाहता हूँ। किसके साथ? मैं रूस के साथ रहना चाहता हूँ। इसी कारण से रूस ने इसको क्या किया, हथिया लिया। इसको रूस ने कब्जा कर लिया, 2014 की बात है। अब इस कब्जा करने के बाद और यूक्रेन का हालत खराब हो गया। अब यूक्रेन जो सोच रहा था कि मैं नाटो का मेंबर बनाऊं, इसके दिल में और तलफ बढ़ गया, मैं जल्द से जल्द, अगर मैं नाटो का मेंबर रहता तो आखिर ये जो क्रीमिया का पार्ट मुझसे नहीं छीना। रूस अपने पावर के इस्तेमाल से क्रीमिया का पार्ट मुझसे नहीं छीन पाता। देखिए, नाटो क्या है, इसको कहते हैं नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई। जब जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है लगभग 1945 में, और उसके बाद से पूरा विश्व में एक शीत युद्ध का, इसको कोल्ड वार की शुरुआत होता है। एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रूस था, दोनों, ये वाला अमेरिका का पार्ट हो गया, ये वाला यूएस है। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था। तो इन दोनों में जब कोल्ड वार की शुरुआत होती है, कोल्ड वार की शुरुआत में दोनों ने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए संगठन बनाया था। अमेरिका से सहयोग से एक संगठन बना जिसको कहते हैं नाटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अटलांटिक महासागर है, इससे जुड़े हुए देशों के नियम मिलाकर, यहाँ पे हो गया कुछ यूरोप के देश, ये हो गया यूरोप के देश हो गए, यहाँ पे अमेरिका हो गया, इन दोनों देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया, एक संगठन को बनाया, इसको कहा है नाटो कहा। और इस नाटो की स्थापना के साथ नाटो का एक ही मंत्र है कि अगर, जैसे हम मान लीजिए हम लोग 5 पार्टनर हैं, अगर एक पर कोई उंगली उठाता है, एक को कोई पीटता है, तो हम पांचों मिलकर उसको पीटेंगे। मतलब नाटो में जितने मेंबर हैं, अगर इसको कोई छू भी दिया, विश्व का कोई भी देश इसके भूभाग को, इसके राजनीतिक किसी भी स्थिति में इसको टच भी कर दिया, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी एक देश पे हमला, पूरा नाटो पे हमला माना जाएगा। याद रखिएगा, नाटो में अमेरिका भी मेंबर है, ध्यान रखिए। विश्व का सबसे पावरफुल देश यूएसए नाटो का मेंबर है। अब बताइए, विश्व का सबसे पावरफुल देश यूएसए नाटो का मेंबर, विश्व का सबसे पावरफुल देश ब्रिटेन नाटो का मेंबर है, फ्रांस नाटो का मेंबर है। जब ये सब देश नाटो के मेंबर है, यूरोप के मैक्सिमम देश नाटो के मेंबर है, तो ऐसी स्थिति में रूस का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना बड़ा देश अमेरिका से रूस टकराएगा नहीं, एक और वर्ल्ड वार की शुरुआत तो करनी नहीं है। इसी कारण से रूस हमेशा चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने, क्योंकि यूक्रेन का है, यूक्रेन इसके माथे पे आकर बैठा हुआ है। यूक्रेन कहाँ बैठा हुआ है? इसके माथे पे बैठा हुआ है, और क्रीमिया का पार्ट इसने हथिया लिया। अब इसके मन में होगा कि मैं जल्दी से जल्दी नाटो का मेंबर बनूं, अब मैं लेट नहीं करूंगा, अगर लेट करूंगा तो पूरा यूक्रेन हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी सिचुएशन को लेकर 2022 में युद्ध की शुरुआत होती है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका बोलता है, कि यूक्रेन तुम आ जा मेरे पास, नाटो में मेंबर में बनाने के लिए तैयार हूं। अमेरिका ने इसको स्वागत किया। अमेरिका ने कहा, यूएसए ने कहा, यूक्रेन तुम आओ, मैं तुम्हें नाटो का मेंबर बनाऊंगा। लेकिन रूस ने कहा क्या, बिल्कुल नहीं, अगर तुम नाटो का मेंबर जाने तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसी को लेकर युद्ध की शुरुआत होती है। कब युद्ध की शुरुआत होती है? 2022 में। 2022 में कब? 14 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर दोनों देशों के बीच 2014 में शुरू हुए युद्ध का विस्तार था। 2014 में कौन सा? वही युद्ध मैं आपको समझा रहा हूं, क्रीमिया का मुद्दा। जब प्रछन्न रूसी सैनिकों ने गुप्त रूप से आक्रमण किया और क्रीमिया ने यूक्रेनी स्वायत्तता गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया है, यहीं से मामला शुरुआत होता है। और इसी मामला को लेकर 24 फरवरी 2022 को एक बहुत विशाल युद्ध की शुरुआत होता है। और युद्ध की जब शुरुआत होता है तो युद्ध रुकने वाला नहीं था।
लगातार अटैक हो रहे थे, नरसंहार हो रहा था, रसिया द्वारा यूक्रेन के छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम। वहां पे ना हॉस्पिटल देखा जा रहा था, ना ही चर्च देखा जा रहा था, नहीं ना ही विद्यालय देखा जा रहा था। कोई भी हो, अगर शिक्षण संस्थान हो, हर चीज पे अटैक, मतलब एक नरसंहार। युद्ध की स्थितियां होती है कि ठीक है मैं आक्रमण करूंगा, लेकिन मैं एक पैमाने पर आक्रमण करूंगा कि तुम्हारा इस एरिया, जैसे मान लीजिए हम तुम्हारा हॉस्पिटल पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम तुम्हारा विद्यालय पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। सिचुएशन वही है जो जिस प्रकार इजराइल इस टाइम गाजा और फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, वही सिचुएशन बनी हुई थी 2022 से। रूस ने इसको इतना धोआ, रूस ने इसको इतना धोआ यूक्रेन को। किसने? यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन भी कमजोर नहीं है, यूक्रेन पूरा बराबर का टक्कर दे रहा था, क्योंकि यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा था? जो बाइडन। जो बाइडन कौन खड़ा था? जो बाइडन। जो बाइडन कौन था? यूएसए का राष्ट्रपति था। अगर विश्व का सबसे पावरफुल अमेरिका का राष्ट्रपति अगर एक छोटा सा देश का पूरा पीछे से पूरा बैकअप सपोर्ट किया हुआ है कि तुम लड़ो हम देखेंगे, तो क्या रूस जीत पाता? नहीं जीत पाता। लेकिन सिचुएशन बदलती है। 2024 याद रखिए, 2024 में चुनाव होता है, और चुनाव में यूएसए में कहाँ चुनाव होता है? यूएसए में चुनाव होता है। जो बाइडन की हार होती है, सरकार किसकी बनती है? ट्रंप की सरकार बनती है। ट्रंप की सरकार बनती है, और ट्रंप रूस का खासम खास दोस्त। ट्रंप बोलता है कि भाई सुन 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 भाई पुतिन, तुम क्यों इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा में क्या है? मैं यूक्रेन का मैं 1% भी सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, तुम बात मानो। इन्होंने एक मध्यस्थता की बात की। मध्यस्थता कहाँ हुआ? तो अरेबिया, सऊदी अरब में। कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब में मध्यस्थता हुई। सऊदी अरब कहाँ है? तो अरेबियन कंट्री है सऊदी अरब, आप नाम तो सुने होंगे। वहीं पर जाकर सऊदी अरब में एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत फुल प्रयास अमेरिका, ट्रंप सरकार जब ने आया, देखिए अमेरिका की, देखिए लिखा हुआ है कि पुतिन की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रवार को दिए गए उस बयान के बाद आई, जिसमें कहा था कि यूक्रेन रूस के बीच वार्ता चरम पर पहुंच गई है। मतलब वार्ता चल रहा है। ये वार्ता क्या हो रहा है? तो वार्ता यहाँ हो रहा है, जो सऊदी अरब में हो रहा है। और हालांकि 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयास में कोई भी पक्ष उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सिचुएशन बन रहा था, वार्ता चरम पर थी, अब सिचुएशन हैंडल होने वाला था। इसी बीच अब अंदर तो मामला हुआ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वहां के, व्लादिमीर जेलेंस्की से बोल दिया कि भाई साहब सुन लो, मैं तुम्हारा 1%, जो बाइडन सपोर्ट कर रहे थे, जो पिछले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, मैं तुम्हें 1% सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं तुम पे पैसा क्यों खर्चा करूंगा? और उसके इस अंदर बहुत अंदर वाली बात है। जैसे ही अमेरिका ने हाथ खींचा, वैसे ही यूक्रेन जमीन पे आ गया, और उसने स्थिति को, अब तो भाई बहुत गंवाना था। बहुत सारा ट्रीटी और बहुत सारा साइन भी उससे काफी कर्ज से लद चुका था यूक्रेन। लेकिन इसी सिचुएशन को देखते हुए क्या किया था, जो हमारे यूक्रेन के जो रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने घोषणा कर दी कि ईस्टर पे मैं एक तरफा विराम की घोषणा करता हूं। कि इन्होंने समझ गया, अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया कि भाई पुतिन साहब, ट्रंप ने बोला पुतिन क्या कर रहे हो यार, छोड़ो ना, इसको बंद करते हैं, कितना हम युद्ध लड़ेंगे, छोड़ो हटाओ। अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध तो भाई अमेरिका ही से पूरा सपोर्ट किया हुआ था। अब इन्होंने कॉल पे बात की, टेलीफोन पे बात की, टेलीफोन पे जैसे ही इनका जो बात होता है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, ईस्टर के दिन इन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि हमें लगातार यूक्रेन हमारे उदाहरण का अनुसरण करेगा, और युद्ध विराम शनिवार को मॉस्को समय अनुसार शाम 6 बजे से रविवार को मध्य रात्रि तक होगा। मतलब आज है रविवार, वहां के टाइम के अनुसार, मतलब ईस्टर आज इंडिया में आज रविवार को 20 अप्रैल को है, समझ रहे हैं? इस प्रकार एक तरफा घोषणा की। एक तरफा घोषणा करने के बाद ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने इसको बात उनको सहन में नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा पिट चुके थे। तो यूक्रेन के जेलेंस्की साहब क्या कहते हैं? जेलेंस्की आते हैं, बोलते हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध विराम को पुतिन द्वारा मानव जीवन के साथ खेलने का एक और प्रयास कहा कि तुम मानव जीवन के साथ, तुम एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे यहाँ हवाई चेतावनी दी गई है, यूक्रेन में फैल गई है कि हवाई चेतावनी, किस लिए? कि रूस ईस्टर के दिन युद्ध यहाँ पे अटैक करने वाला है, और हमारे आसमान में शहीद ड्रोन ईस्टर और मानव जीवन के लिए पुतिन के असली रवैये को उजागर कर रहा है। इनका नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, तुम छोड़ दो, तुमसे मतलब डरा हुआ है, बोल रहा है कि तुम्हारे ड्रोन हमारे देश में पूरा ऐसा माहौल फैला हुआ है कि तुम युद्ध और ड्रोन से आक्रमण करने वाला हो।
लेकिन देखिए सिचुएशन था है, अगर विश्व का सबसे पावरफुल देशों में से एक रूस भी है, अगर वो हाथ खींच लेता तो यूक्रेन भाई छोटा मोटा देश है यूक्रेन, तो उस बड़े लड़ाई को लड़ना भी नहीं चाहता। तो देखिए क्या होता है, कुल मिलाकर मुद्दा यही था। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही देश विदेश के भारत से जुड़े मुद्दे को अगर समझना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जब मैं वीडियो डालूं आप लोगों को पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले आखिर यूक्रेन का रशिया का मुद्दा क्या था। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।